5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सुरपति ने संदूकों की गिनती पूरी की और अपने सहायक अनिल की ओर मुड़ा। ठीक है, उसने कहा, इनको ब्रेक बैंड में रखवा दो। सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। मैंने आपका आरक्षण देख लिया है सर, अनिल ने कहा। यह एक कूपे में है। दोनों बर्थ आपके नाम में आरक्षित है। यह सही रहेगा। फिर वह थोड़ा हंसा और आगे बोला, गार्ड आपका प्रशंसक है। उसने न्यू एम्पायर में आपका शो देखा है। यहाँ सर, इस तरफ आइए। गार्ड बीरेन बख्शी एक हाथ आगे बढ़ाए और एक चौड़ी मुस्कान लिए आगे आया। मुझे उस मशहूर हाथ से हाथ मिलाने की अनुमति दे, उसने कहा, जिस हाथ ने वे सारे करतब दिखाए और मुझे बहुत अधिक खुश होने का अवसर दिया। यह वास्तव में गर्व की बात है। सुरपति मंडल की 11 संदूकों में से किसी भी संदूक को देखकर सहज ही समझ में आ जाता कि वह कौन है। प्रत्येक संदूक के दोनों तरफ और उसके ढक्कन पर भी बड़े बड़े अक्षरों में मंडल के चमत्कार लिखा हुआ था। उसे और किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उसका पिछला शो करीब 2 माह पहले कलकत्ता स्थित न्यू एम्पायर थिएटर में हुआ था, जहां बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने उसके मैजिक शो से सम्मोहित होकर बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी वास्तविक प्रशंसा की थी। अखबारों में भी उसके शो की बहुत तारीफ छपी थी। जनता की मांग पर सप्ताह भर के शो की अवधि बढ़ाकर 4 सप्ताह करनी पड़ी थी। अंततः सुरपति को यह वादा करना पड़ा कि वह क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान दोबारा शो करने आएगा। यदि आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताएं, गार्ड ने सुरपति को कूपे में दाखिल कराते हुए कहा। सुरपति ने चारों तरफ निगाह डालकर देखा और राहत की सांस ली। वह छोटा डिब्बा उसे पसंद आया। तो फिर ठीक है सर, क्या मुझे जाने की इजाजत है? बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड चला गया। सुरपति खिड़की के पास बैठ गया और फिर उसने सिगरेट की एक डिब्बी निकाली। उसने सोचा, यह तो अभी उसकी सफलता की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, अभी उसे अनेक दूसरे राज्यों में जाना था, बहुत स्थानों का दौरा करना था। एक पूरी नई दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह विदेश यात्रा पर जाएगा और उन्हें दिखा देगा कि कैसे बंगाल से आया एक युवक विश्व में कहीं भी सफल हो सकता है, अमेरिका जैसे देश में भी, जिस देश ने मशहूर हुडिनी को जन्म दिया। अरे हाँ, वह उनको सब दिखाएगा। यह तो शुरुआत ही है। अनिल हांफता हुआ आया। सब कुछ ठीक है, उसने कहा। क्या तुमने ताले देखे? हाँ सर। अच्छा किया। मैं आपके डिब्बे से तीसरी बोगी में हूं। क्या उन्होंने रास्ता साफ का सिग्नल दे दिया है? वे सिग्नल देने वाले हैं। मैं अब जाऊंगा सर। क्या आप बर्दवान में एक चाय लेना चाहेंगे? हाँ, वह अच्छा रहेगा। तब मैं ले आऊंगा। अनिल चला गया। सुरपति ने सिगरेट सुलगाई और यूं ही खिड़की के बाहर देखने लगा। धक्कम धक्का करती भीड़, इधर उधर दौड़ते कुली और फेरी लगाने वालों की चीख चिल्लाहट की आवाज जल्दी पीछे छूट गई। उसका मन अपने बाल्यकाल में लौट गया। अब वह 33 वर्ष का था। उस विशेष दिन वह 8 वर्ष से अधिक का नहीं रहा होगा। वह जिस गांव में रहता था, उस गांव में सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत अपने सामने एक बोरा लिए बैठी रहती थी। उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। उसकी उम्र कितनी रही होगी? 60, 90 वर्ष, कुछ भी हो सकती थी। उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण वह था जो वह अपने हाथों से करती थी।
वह कोई भी एक वस्त्र, एक सिक्का, एक पत्थर का गोला, एक शकोरा, एक सुपारी या एक अमरूद भी हाथ में लेती और वह वस्तु उन सब की आंखों के सामने गायब हो जाती। वह बूढ़ी तब तक लगातार पटक बोलती रहती जब तक कि गायब हुई वस्तु न जाने कहां से दोबारा सामने न आ जाती। उसने कालू काका से 1 रुपया लिया और वह गायब हो गया। बहुत परेशान कालू काका को गुस्सा आने लगा। बूढ़ी औरत हंसी और है छूमंतर। वह रुपया सबके सामने मौजूद था। कालू काका की आंखें हैरान रह गई। उसके बाद सुरपति किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा सका। उस बूढ़ी औरत को उसने फिर कभी नहीं देखा। न ऐसी आश्चर्यजनक करामात उसने कहीं और देखी। 16 वर्ष का होने पर वह आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चला आया था। कलकत्ता आने पर उसने सबसे पहला काम यह किया कि जादू पर जितनी भी पुस्तकें वह खरीद सकता था उसने खरीद ली और उन पुस्तकों में बताई गई युक्तियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभ्यास करने के लिए ताशपत्तों के कई बंडल लेकर किसी दर्पण के सामने घंटों खड़ा रहना पड़ता और लिखे हुए एक एक अनुदेश के अनुसार काम करना पड़ता। लेकिन बहुत जल्द उसने सब कुछ सीख लिया। उसने छोटी छोटी सभाओं और दोस्तों द्वारा आयोजित पार्टियों में अपने करतबों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब वह कॉलेज के 2य वर्ष का छात्र था, उसके एक मित्र गौतम ने सुरपति को अपनी बहन के विवाह में बुलाया। वह शाम बाद में एक जादूगर की हैसियत से सुरपति के प्रशिक्षण के इतिहास में सबसे अधिक स्मरणीय शाम सिद्ध हुई, क्योंकि उस दिन सुरपति की भेंट पहली बार त्रिपुर बाबू से हुई। स्विन्हो स्ट्रीट में एक घर के पीछे एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ था। त्रिपुरचरण मलिक उस शामियाने के नीचे बैठे हुए थे और विवाह में उपस्थित दूसरे मेहमानों ने उन्हें घेरा हुआ था। एक नजर देखने में वह बहुत साधारण लगते थे। 48 वर्ष की उम्र, घुंघराले बाल, एक तरफ मांग निकालकर कड़े हुए, होठों पर मुस्कान, मुंह के दोनों कानों पर चमकते पान के रस की धार। ऐसे लाखों लोग रोजाना देखने को मिलते हैं। त्रिपुरचरण उनसे कतई भिन्न नहीं था। लेकिन उनके सामने बिछे गद्दे पर जो हो रहा था उसे देखकर कोई भी उनके बारे में अपनी राय बदलने में एक क्षण भी नहीं लगाता। सुरपति को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चांदी का एक सिक्का लुढ़कता हुआ करीब 1 गज की दूरी पर रखी सोने की अंगूठी के पास गया और उसके बगल में जाकर रुक गया और फिर दोनों लुढ़कते हुए त्रिपुर बाबू के पास लौट आए। सुरपति आश्चर्य से निकलकर संभल पाता, उससे पहले ही गौत के अंकल के हाथ से माचिस की डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर गई। सारी तीलियां बाहर बिखर गई। उन्हें उठाने की परेशानी मत उठाओ, त्रिपुर बाबू ने कहा। तुम्हारी ओर से मैं उन्हें इकट्ठा कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक बार अपना हाथ फिराया और सारी तीलियों का ढेर गद्दे पर रख दिया। फिर माचिस की खाली डिब्बी अपने बाएं हाथ में लेकर उन्होंने पुकारना शुरू किया, मेरे पास आओ प्रिय, आओ आओ आओ। एक एक तीली हवा में उठती और वापस डिब्बी के अंदर चली जाती, मानो वे तीलियां न होकर उनके पालतू जानवर हो और अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रही हो। डिनर के पश्चात सुरपति सीधा उनके पास चला गया। त्रिपुर बाबू को उसकी रुचि देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने कभी किसी को जादू सीखने में रुचि दिखाते नहीं देखा है। अधिकतर लोग तमाशा देखने में खुश रहते हैं, उन्होंने कहा। 2-4 दिन के बाद सुरपति उनके घर गया। वास्तव में उसे घर कहना अतिशयोक्ति होगी। त्रिपुर बाबू एक पुराने और जीर्णशील बोर्डिंग हाउस में एक छोटे से कमरे में रहते थे। घर के हर कोने से गरीबी झांक रही थी। त्रिपुर बाबू ने उसे बताया कि अपना जादू दिखा दिखाकर वह किस तरह अपनी गुजर बसर किया करते हैं। प्रत्येक शो के लिए वह 50 रुपए लेते हैं।
लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अधिक निमंत्रण नहीं मिलते हैं। इसका मुख्य कारण सुरपति की जानकारी के अनुसार त्रिपुर बाबू के अपने उत्साह का अभाव था। सुरपति कल्पना नहीं कर सका कि इतना प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षी के प्रति पूर्णतया उदासीन कैसे हो सकता है। इस बात का जिक्र करने पर त्रिपुर बाबू ने एक आह के साथ कहा, अधिक शो करने की कोशिश का क्या लाभ होगा? कितने लोग हैं जो एक सच्चे कलाकार की प्रतिभा की कदर करते हैं? तुमने देखा नहीं, उस विवाह में डिनर की घोषणा होते ही कैसे सब लोग दौड़ गए, सिर्फ एक तुमको छोड़कर। क्या कोई भी लौटकर मेरे पास आया? इसके बाद सुरपति ने अपने दोस्तों से बात की और कुछ शो कराने का इंतजाम कर दिया। त्रिपुर बाबू संभवतः कुछ तो कृतज्ञता के कारण और कुछ उस लड़के के प्रति वास्तविक स्नेह के कारण उसे अपनी कला सिखाने के लिए राजी हो गए। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मुझे खुशी है कि मेरे चले जाने के बाद कोई तो मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगा, लेकिन याद रहे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं सीखा जा सकता है। अगर तुम अच्छी तरह कुछ सीख जाते हो तो तुम जान जाओगे कि सृजन में कितना आनंद प्राप्त होता है। बहुत अधिक सफलता या प्रसिद्धि तत्काल पाने की अपेक्षा मत रखना, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम जीवन में मेरे मुकाबले कहीं अधिक नाम कमाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है जो मेरे पास नहीं है। कुछ घबराए हुए सुरपति ने पूछा, क्या आप मुझे वह सब सिखा देंगे जो आप जानते हैं? वह सिक्के और अंगूठी वाला खेल भी? त्रिपुर बाबू हंस पड़े। तुमको धीरे धीरे एक एक कदम चलकर सीखना होगा। इस कला को सीखने के लिए धैर्य और अध्यवसाय की बहुत आवश्यकता होती है। इस कला का विकास प्राचीन समय में हुआ, जब इंसान की इच्छा शक्ति और एकाग्रता बहुत तीव्र हुआ करती थी। आधुनिक इंसान के लिए वहां जाना आसान नहीं है। तुमको नहीं पता मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा था। सुरपति ने त्रिपुर बाबू के पास नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया, लेकिन करीब 6 माह बाद ही कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। एक दिन कॉलेज के रास्ते में सुरपति ने चौरंधी की दीवारों पर बहुत सारे रंगीन पोस्टर लगे हुए देखे। शेफानो द ग्रेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। थोड़ा करीब से देखने पर पता चला कि शेफानो एक इतालवी जादूगर है। वह कलकत्ता आ रहा था अपनी सहायक मैडम पलर्मो के साथ। उन्होंने न्यू एम्पायर में अपना जादू का खेल दिखाया। सुरपति 1 रुपए वाली सीट पर बैठा और प्रत्येक खेल को पूरी तरह डूबकर देखता रहा। इन करामातों के बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसकी आंखों के सामने लोग देखते ही देखते धुएं के बादल में गायब हो गए और फिर उसी सर्पिल धुएं से दोबारा प्रकट हो गए, अल्लादीन के जिन की तरह। एक लड़की को लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया गया। शेफानो ने उस बक्से को आरी से 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन वह लड़की एक दूसरे बक्से से हंसती हुई बाहर निकल आई, पूरी तरह सुरक्षित। उस रात सुरपति की हथेलियों में बहुत दर्द हुआ। उसने इस कदर तालियां जो बजाई थी। उसने शेफानो को बहुत ध्यान से देखा। वह जितना अच्छा जादूगर था उतना ही अच्छा एक अभिनेता भी था। उसने एक चमकीला काला सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसके सिर पर एक हैट था। उस हैट से तरह तरह की वस्तुएं बाहर आने का सिलसिला रुकता ही नहीं था। एक बार उसने हैट में अपना हाथ डाला और एक खरगोश को कानों से पकड़कर बाहर खींच लिया। इससे पहले कि खरगोश अपने कानों को सहलाता, एक के बाद एक कबूतर बाहर आने लगे। 1, 2, 3, 4। वे स्टेज के चारों ओर फड़फड़ाने लगे। इस बीच शेफानो ने अपने हैट से ढेर सारी चॉकलेट निकालकर दर्शकों की तरफ फैलाना शुरू कर दिया।
सुरपति ने एक और चीज देखी। शेफालो अपना खेल दिखाते समय बराबर बोलता रहा, एक क्षण के लिए भी रुका नहीं। बाद में सुरपति को पता चला कि इसे जादूगर की बड़बड़ाहट कहते हैं। दर्शक उसके निरंतर शब्द प्रवाह से बंधे रहते हैं और जादूगर चुपचाप अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करता रहता है, हाथ की सफाई, थोड़ा छलकपन। लेकिन मैडम पलर्मो अलग थी। वह एक शब्द भी नहीं बोली। फिर कैसे वह हर एक को ठग सकी? सुरपति को इसका जवाब बाद में मिला। स्टेज पर कुछ करतब ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं जहां जादूगर के हाथों को कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं होती है। सब कुछ यंत्र चालित उपकरण के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है।